Good morning to all of you. How are you? I hope you are well and taking the enjoy the study. First, myself, I introduce myself. I am Mayank Nirupal Singh. I am posted as a registered officer in technical education. In the last lecture, we have studied the Wagner continental drift theory. In the last lecture, some parts have remains. Now we will complete that lectures. देखिए, वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत मैंने कल बताया था किस तरीके से महाद्वीपीय विस्थापन हुए, किस तरीके से अमेरिका, भारत, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ये सब बने। अब हम पढ़ेंगे कि उसके परिमाण कौन कौन से हैं, किस किस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसकी पुष्टि होती है, ठीक है, और किस आधार पर उसकी आलोचना की जा सकती है। देखिए, पहला पॉइंट, यदि इन सभी पार्ट्स को मिला दिया जाए, देखिए अमेरिका, यूरेशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को मिला दिया जाए, फिर ये पेंजिया जैसा विशाल स्थलखंड की निर्माण कर सकता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अटलांटिक महासागर के तटवर्ती किनारों पर समरूपता पाई जाती है। देखिए, इधर ब्राजील का है और इधर गिनी का है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपस में जुड़ सकते हैं यहाँ, ठीक है, यानी कि इनमें भूगर्भिक समरूपता पाई जाती है। थर्ड पॉइंट, स्कैंडिनेविया, कनाडा और स्कॉटलैंड, इन तीनों में लॉरेंस पाए जाने वाले लॉरेंस पर्वत यानी कि स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड और कनाडा, यहां क्या पाया जाता है? लॉरेंस पर्वत पाया जाता है और इसमें समरूपता पाई जाती है। नेक्स्ट, देखिए, अमेरिका और साइबेरिया में कोयले का पाया जाना, इस बात का प्रतीक होता है कि कभी न कभी यह भाग विषुवतीय क्षेत्र में रहे होंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में कोयला नहीं पाया जाता, आप नहीं पाया जाना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है? हिमानीकृत वाला वो 400 पाया जाता है। यहाँ हमेशा बर्फ जमा ठंडी रहती है इस एरिया में सर, तो यहाँ कोयले के प्रमाण नहीं मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ कोयला का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि कभी न कभी यह भाग विषुवतीय रेखा के क्षेत्र में रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में हिमानीकृत पाया जाना इस बात का प्रमाण है कभी न कभी दक्षिण ध्रुव के समीप रहा होगा। दक्षिण अफ्रीका और ये दक्षिण ध्रुव के समीप रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेमिंग नाम का एक जीव पाया जाता है जो कि यहां पर पाया जाता है, मध्य अटलांटिक के पूर्व में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन यानी कि ये कह सकते हैं हम यूरोप में पाया जाता है ऊपर, ठीक है, स्कैंडिनेविया के आसपास, ठीक है, स्कैंडिनेविया के आसपास लेमिंग नाम का जीव पाया जाता है, ठीक है, और इसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, देखो जैसे जैसे बढ़ती गई ये अब मध्य अटलांटिक महासागर में ही पाए जाते हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि कभी ना कभी ये भाग आपस में जुड़े रहे होंगे, यानी कि स्कैंडिनेविया के आसपास पाए जाने यहां पर पाए जाने लेमिंग जीव की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनका विस्तार वो कहां पीछे की ओर, पश्चिम की ओर गए, और जब पश्चिम की ओर गए तो ये जीवाग अमेरिका का पश्चिम की ओर गया संख्या, तो ये बीच में अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर गए। कितना आ गया?
अब देखिए, ये तो होगी इसके प्रमाण की बात। अब आलोचना की बात कर लें। किसकी आलोचना की, कौन कौन सी? आलोचना, आलोचना देखो, पहला पर आलोचना में देखिए, वैगन महोदय ने बताया था कि सियाल जो है सीमा में तैर रहा है, ठीक है, सियाल जो है सीमा में तैर रहा है, लेकिन बाद में उसने इसी बात का खंडन की होता है उनकी बातों से। क्यों? क्योंकि यदि वो तैर रहा है तो रॉकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि रॉकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण यानी सियाल का सीमा से टकराने के पश्चात ही हुआ है। तो ये बात इनकी आलोचना होती है कि जब सियाल सीमा पर तैर रहा है तो रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण नहीं होना चाहिए था। लेकिन रॉकी और एंडीज पर्वत का देखो, रॉकी पर्वत यहां पर और एंडीज पर्वत का निर्माण होना इस बात की पुष्टि है कि सीमा और सियाल आपस में टकराए होंगे। सेकंड पॉइंट, किस बल के द्वारा ये पेंजिया आपस में जुड़ा हुआ था? सेकंड पॉइंट, यानी कौन सा ऐसा बल था जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए थे? थर्ड, ऐसा कौन सा बल था जिसके द्वारा पेंजिया का विखंडन हुआ? यानी इतना कौन सा बल था जिसके द्वारा पेंजिया का विखंडन हुआ? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट, यदि ज्वारी शक्ति के द्वारा ए महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, ज्वारी शक्ति के द्वारा इन महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ, ठीक है, पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ, तो यह ज्वारी शक्ति लगभग 1000 आज की ज्वारी शक्ति से लगभग 1000 गुना अधिक होनी चाहिए थी। मध्य अटलांटिक महासागर में एक कटक पाया जाता है, इसकी व्याख्या अभी तक नहीं की जा सकी है। यहां पर एक कटक पाया जाता है, इसकी व्याख्या अभी तक स्पष्ट नहीं की जा सकी है। नेक्स्ट, देखिए, आप जानते हो इन्होंने बताया कि इन महाद्वीपों का विस्थापन कितना कहां होता है? उत्तर पश्चिम की ओर। कहां होता है? उत्तर पश्चिम की ओर। किधर होता है? उत्तर पश्चिम की ओर। लेकिन जब उत्तर पश्चिम की ओर इनका विस्थापन होता है, लेकिन इंडियन का कहां हो रहा है? इंडिया का उत्तर पूर्व की ओर। कहां हो रहा है? भारत इंडियन प्लेट का कहां हो रहा है? उत्तर पूर्व की ओर है। तो जब नियम के अनुसार उत्तर पश्चिम होना चाहिए, तो भारत का किस आधार पर ऊपर उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है? नेक्स्ट, गुरुत्वीय बल के द्वारा महाद्वीपों का कहीं विखंडन नहीं होता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल के द्वारा हमेशा जुड़ता है ना। आ गया? तो इस आधार पर इनकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक मैं कवर करता हूं, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, यदि उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9411 002258। इसमें मेरे को मैसेज कर सकते हो, ऐड मी ज्योग्राफी या जनरल स्टडी के नाम से, तो मैं आपको ऐड कर लूंगा और आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। इसकी हर टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूं उसकी पीडीएफ उसके नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी। जब या ग्रुप में होगे तो आप पहले उसी दिन मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। आइसोस्टेसी, समस्थिति।
आइसो स्टेसी। देखिए, पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, महासागर ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन जिस नियम के द्वारा ये आपस में संतुलन की स्थिति में है वो उसकी क्या कहलाती है? आइसोस्टेसी, सम स्थिति। ठीक है, यानी पृथ्वी में पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, झील जिस नियम के द्वारा संतुलन की अवस्था में है वो उसकी आइसोस्टेसी कहलाता है, यानी सम स्थिति कहलाते हैं। ठीक है, इतना आगे। पृथ्वी पर कार्य करने वाले अंतर्जात बल, बहिर्जात बल कभी भी उसका संतुलन यानी बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, पृथ्वी पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं? एक अंतर्जात बल होता है, एक बहिर्जात बल, यानी अंदर की ओर से कार्य करने वाला बल अंतर्जात, बाहर की ओर कार्य करने वाला बल, बाहर से ऊपर सतह पर कार्य करने वाला बल बहिर्जात। जब कभी असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो क्या आइसोस्टेसी यानी कि आइसोस्टेसी के द्वारा उसको संतुलन की स्थिति में आ जाता है वो। इतना आ गया। चलिए, आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग डर्टन मॉर्डन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? डर्टन मॉर्डन ने किया था। इनके एक आर्टिकल था ऑन सम ग्रेटर प्रॉब्लम ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। इसमें इनके आर्टिकल में सर्वप्रथम इन्होंने आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन आइसोस्टेसी के सिद्धांत या परिक्रमा का निर्माण ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्रियों को जाता है। किनको जाता है? ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट को। ठीक है, इतना आगे समझ। इन्होंने हिमालय पर्वत के क्षेत्र कल्याण और कल्याणपुर का खगोली और त्रिभुजाकार विधि से अध्ययन किया, यानी कि हिमालय पर्वत के समीप कल्याण और कल्याणपुर नामक स्थान का खगोली और त्रिभुजाकार विधि के द्वारा अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि दोनों के बीच में 5.236 डिग्री का अंतर आता है, जिसको एक पहेली नाम दिया गया। पहेली, क्या नाम दिया गया? पहेली नाम दिया गया। इतना आ गया। जब पहेली नाम दिया गया इसको, तो ये पहेली का मतलब क्या है? एक अनसुलझी कहानी। ठीक है, तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए अलग अलग भूगोल शास्त्रियों के द्वारा अपनी अपनी थ्योरी दी गई। अलग अलग भूगोल शास्त्रियों के द्वारा अपनी अपनी थ्योरी दी गई। एक मिनट, कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। एक मिनट। एक्चुअली कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे में, तो इसकी वजह से वीडियो पूरा नहीं अपलोड हो पा रहा था, तो उसी को मैं चेक करता था। तो अब देखिए, इतना आ गया था। अब ये देखते हैं किन किन ने अपने क्या सिद्धांत दिए अपने। इसमें सर्वप्रथम दिया क्लार्क मॉर्डन है। क्लार्क की संकल्पना। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी के नीचे एक क्षतिपूर्ति तल है। क्या है? क्षतिपूर्ति
टल रहा है। क्या है? पृथ्वी के अंदर एक क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है जिसमें बस इसमें एक चीज याद रखना, समान भार। क्या होगा? समान भार। क्या होगा? इतना समान भार। देखो कैसे, यानी कि पृथ्वी के अंदर एक क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है जिस पर पर्वत, समान भार के पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, झील आके अपनी संतुलन की स्थिति प्राप्त करती हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर एक क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है जिस पर पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, झील आकर संतुलन की स्थिति प्रदान करती है। कैसे करेंगी? जब यदि इनके मध्य में कार्य करने वाला भार समान होगा। देखिए पर्वत है, ये पर्वत ले लिया हमने, ये पठार, मैदान, महासागर और ये झील। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान और झील। पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इतना आ गया। क्षतिपूर्ति। अब ये समान भार, देखिए अब ये संतुलन की अवस्था में कैसे होंगे? नीचे एक ही तल पे जाकर कैसे हो सकते हैं इकट्ठे? देखिए संतुलन की कैसे हो सकते हैं। देखिए यदि, देखिए आप इनकी ऊंचाई भिन्न है। कैसे? ऊंचाई भिन्न है। देखिए यदि ऊंचाई भिन्न है, यदि सपोज है इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर मान, 10 मीटर मान लेते हैं हम। ठीक है, 10 मीटर। अब यहां क्या होगी इसके अभी कोई पता नहीं है हमें, है ना? जब अधिक ऊंचाई वाले और कम घनत्व का होगा, संतुलन की अवस्था कैसे हो सकते हैं? अधिक ऊंचाई, माना अधिक ऊंचाई वाले, अधिक ऊंचाई वाले कम घनत्व के, यानी कि अधिक ऊंचाई जो है वो कम घनत्व के होंगे, तभी तो समान भार होगा। देखिए अधिक ऊंचाई जिसकी है उसका घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तभी तो समान भार होगा। जिसकी कम ऊंचाई है, कम ऊंचाई अधिक घनत्व। तो सिंपल सी बात है। इस पर यहां पर आने वाला भार कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। भार समान होने के लिए क्या करोगे आप कि यदि अधिक ऊंचाई है तो उसका घनत्व कम होगा, कम ऊंचाई है तो उसका घनत्व अधिक होगा। इतना याद रखो बस। समझ में आ गया? अधिक ऊंचाई कम घनत्व, कम ऊंचाई अधिक घनत्व, तभी आप उसके समान भार की परिकल्पना कर सकते हो। तभी वह क्षतिपूर्ति तल पर जाके एक संतुलन की अवस्था में आ सकते हैं। और कुछ नहीं इस थ्योरी में। नेक्स्ट देखें, जॉर्ज एरी की परिकल्पना। जॉर्ज एरी
जॉर्ज एरी ने कहा कि जब यहां पर यानी पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के नीचे क्या मेटल पाया जाता है, वो इतनी टेम्परेचर अधिक होता है। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी कैमरे में, जिसकी वजह से मुझे लास्ट वीडियो इस वीडियो मर्ज करना पड़ा। देखिए हमने क्या पढ़ा था, प्लॉट की संकल्पना पढ़ ली थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे जॉर्ज एरी। जॉर्ज एरी जॉर्ज एरी मॉडल ने क्या कहा? जॉर्ज एरी मॉडल ने कहा कि पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल में इतना टेम्परेचर अधिक है, तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण वहां क्षतिपूर्ति रेखा पाई जानी असंभव है। जब क्षतिपूर्ति रेखा पाई नहीं जाएगी तो किस बल के द्वारा ये संतुलन की अवस्था में है, ये भी देखना होगा हमको, किसके द्वारा। तो उन्होंने बताया कि सियार जो है सीमा पर तैर रहे हैं, वो इस प्रकार से तैर रहे हैं जैसे नदी में नाव तैरती है। सियाल सीमा पर तैर रहे हैं, वो इस प्रकार से तैर रहे हैं जैसे नदी में नाव तैरती है। इतना आ गया, ये जॉर्ज एरी मॉडल ने बताया है, ठीक है। अब देखिए पर्वत, पठार, मैदान, सॉरी यहां मैंने किया झील, फिर महासागर। तो महासागर गहरे होते हैं ना झील के पीछे। अब इन्होंने बताया कि इन पर्वत, पठार, मैदान, झील और महासागर का घनत्व समान है। कैसा है? घनत्व समान है। कैसा? घनत्व, इनका घनत्व तो समान रहेगा, घनत्व समान है। लेकिन अधिक ऊंचाई वाले पर्वत अधिक गहराई में जाकर प्रवेश करते हैं, कम ऊंचाई वाले पर्वत, पठार कम गहराई में जाकर प्रवेश कर संतुलन की अवस्था प्राप्त करते हैं। बस इतना याद रखना, अधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचाई, अधिक गहराई। गहराई, कम ऊंचाई, कम गहराई। यानी कि अधिक ऊंचाई वाले अधिक गहराई पे जाते हैं और कम ऊंचाई वाले कम गहराई में जाकर संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, उन्होंने बताया। अब प्रारंभ में तो इनकी बहुत प्रशंसा हुई, इसकी जो इन्होंने निष्कर्ष दिया था उसकी बहुत प्रशंसा हुई, लेकिन बाद में इनकी आलोचना भी शुरू हुई। आलोचना का मेन रीजन ये था कि जो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर, ठीक है। तो जब प्लॉटिंग नियम कार्य करता है तो 1/9 भाग उसका नीचे भी होना चाहिए। जब हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है तो उसके नीचे कितना होगा? नीचे कितना हो जाएगा? 54। कितना? 54 किलोमीटर, ठीक है। तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 54 किलोमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 54 किलोमीटर पर कैसे स्टेट आ जाएगी आपको पता ही है। कितना आ गया? इसी के बाद हैफोर्ड तथा बॉबी ने अपनी संकल्पना दी। इन्होंने क्या किया?
प्रोडक्ट की बात का समर्थन किया। बात का समर्थन किया। ठीक है, प्रोडक्ट ने क्या कहा था, क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है, लेकिन इन्होंने क्षतिपूर्ति तल के स्थान पर एक बताया कि क्षतिपूर्ति रेखा पाई जाती है जहां पर वह संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेती है। कार्य करने वाला भार समान होता है, लेकिन एक क्षतिपूर्ति रेखा पाई जाती है, वहां पर ये संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, हेपाटोकोवी ने प्रोडक्ट की बात का समर्थन किया। इन्होंने कहा क्षतिपूर्ति तल की अपेक्षा यहां क्षतिपूर्ति रेखा पाई जाती है और जहां पर ये अपना संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट, जॉली की परिकल्पना। जॉली महोदय ने जॉर्ज एरी की बात का समर्थन किया। जॉर्ज एरी की बात का समर्थन किया और इन्होंने बोला, क्या बोला कि यहां क्षतिपूर्ति रेखा ना होकर एक पृथ्वी की गहराई में एक क्षतिपूर्ति मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षतिपूर्ति मंडल। मंडल पाया जाता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति मंडल पाया जाता है। अब ये क्षतिपूर्ति मंडल लगभग पृथ्वी के 10 मील की गहराई में पाया जाता है। 10 मील की गहराई पर, की गहराई पर पाया जाता है। कितना? 10 मील की गहराई पर पाया जाता है, जिस पर वो प्रवेश कर जाते हैं। अधिक गहराई वाले, अधिक ऊंचाई वाले, अधिक गहराई। अधिक ऊंचाई वाले अधिक गहराई में, कम ऊंचाई वाले कम गहराई में। और यहां क्या पाया जाता है? क्षतिपूर्ति मंडल पाया जाता है 10 मील की गहराई पे, जहां पे संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ अपना आइसोस्टेसी टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक डेविस का नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, इरोजन। डेविस का प्रिंसिपल। ठीक है, आज वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि वीडियो ऑटोमेटिक 20 मिनट के बाद बंद हो रहा है, तो इसी वजह से थोड़ी मर्जिंग वगैरह की गई है। हो सकता है वीडियो कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसको मैं समझ में नहीं आता तो मैं उसको सही कर दूंगा मैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा। और आपको इसी के चैप्टर्स के टॉपिक बाय यदि नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए उसकी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9411002258 पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, एड मी इन ग्रुप। तो आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, ओके, थैंक यू।